हेलो बच्चों, कल हमने बीए फाइनल में लोक प्रशासन का अर्थ व क्षेत्र को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन का स्वरूप। स्वरूप यानी लोक प्रशासन का रूप कैसा है। विचारकों ने अलग अलग बात कही है। किसी ने इनको कला माना है, एक कलाकार जैसे गायक कलाकार, डांस कलाकार, कला माना है। किसी ने लोक प्रशासन को विज्ञान माना है कि विज्ञान की तरह वो भविष्यवाणी वगैरह करते। तो ये सब बातें अलग अलग विचारकों ने बताई है, इसलिए उनको अलग अलग रूप से हमें देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं लोक प्रशासन का स्वरूप। लोक प्रशासन कला है या विज्ञान। लोक प्रशासन के स्वरूप के संबंध में मतभेद है। विद्वानों के अनुसार किसी ने इसे कला और विज्ञान दोनों माना है, कई विद्वान इसे विज्ञान माना, तो किसी ने लोक प्रशासन को कला माना। इस तरह सब विद्वानों की बातों को ध्यान में रखते हुए सभी के तर्क को देखकर ही पता चलेगा कि आखिर में लोक प्रशासन क्या है, विज्ञान है या कला है, या कला और विज्ञान दोनों हैं। इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे लोक प्रशासन एक कला है। पहले जो कला का समर्थन कर रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बाद में हम विज्ञान के बारे में कि ये अब समर्थक किसका समर्थन करें, लोक प्रशासन एक कला है। तो कौन कौन कह रहा है कला के रूप में, तो इससे हम पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट है सर्वमान्य सिद्धांत। प्रत्येक कला के कतिपय सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं जिन पर वह आधारित होता है। यदि इन सिद्धांतों या नियमों का पालन किया जाए तो कला में कौशल एवं निपुणता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसी प्रकार लोक प्रशासन के भी कुछ सर्वमान्य सिद्धांत हैं। यदि प्रशासन इनकी उपेक्षा करे तो उसे किसी भी हालत में सफलता नहीं मिल सकती। इस दृष्टि से लोक प्रशासन स्पष्ट कला होने का दावा कर सकता है, यानी सबको मानने वाला। एक कलाकार है, उनको सर्वमान्य यानी वो मानने, वो नियम उनको मानने पड़ेंगे, तब जाके वो कला का वो भागीदारी बन सकता है या कला सीख सकता है। ऐसे ही लोक प्रशासन में भी यही है कि सर्वमान्य जो सबने माना वो सिद्धांत उनको वो मानना ही पड़ेगा। नहीं माना तो वो अधिकारी नहीं है, प्रशासन अधिकारी नहीं है। इसलिए कला में भी सर्वमान्य सिद्धांत जो सभी ने माने वो सिद्धांत मानने पड़ेंगे, और लोक प्रशासन में भी जो लोगों ने सिद्धांत माने वो मानने ही पड़ेंगे। तब जाके माना जाता है कि लोक प्रशासन एक कला है। दूसरा पॉइंट है अभ्यास की आवश्यकता। हर कला का एक विशेष कौशल होता है। उसे हासिल करने के लिए कलाकार को अनुभवी विशेषज्ञ से प्रशिक्षण लेना होता है और उसका अभ्यास करना होता है। इसी प्रकार प्रशासन का भी एक विशेष कौशल होता है और एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसी कारण आईएएस व उनके परिवीक्षाधारी अधिकारियों को राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी में प्रशिक्षण दिया जाता है। तब जाके उन्हें अनुभवी प्रशासकों के अंतर्गत काम सीखना होता है। तो कहने का मतलब एक कलाकार है, वो भी पहले रियाज करेगा, वो भी पहले अनुभव करेगा, प्रशिक्षण लेगा, फिर जाके वो स्टेज पे गाने के लिए आएगा या डांस करने के लिए आएगा। तो ऐसे ही एक आईएएस है, आईएएस भी पहले वो मसूरी में जाकर क्या करेगा, प्रशिक्षण लेगा कि कैसे लोक प्रशासन करना, कैसे लोगों पर शासन करना है, लोगों की सेवा के लिए या लोगों के हित के लिए कल्याणकारी कार्य कैसे करने हैं। तो वो प्रशिक्षण लेगा, किस तरीके से उनको कार्य करने हैं, वो अनुभव लेगा, तब जाके वो कार्य अच्छे से कर पाएगा। इसलिए कला और लोक प्रशासन एक ही है। तीसरा पॉइंट बताया है विशेष रुचि एवं गुण। जिस प्रकार
किसी भी कला में सफलता प्राप्त करने के विशेष रुचि एवं गुणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक कुशल प्रशासन बनने के लिए भी विशेष रुझान तथा गुण आवश्यक माने जाते हैं। प्राचीन काल से ही अनेक चिंतक या विचारक इस विषय पर विचार करते हैं। प्रसिद्ध यूनान दार्शनिक प्लेटो ने प्रशासन को एक कला मानते हुए दार्शनिक राजा बताया। दार्शनिक राजा में कुछ विशेष गुण अनिवार्य बतलाए, यानी एक राजा होगा वही राजा होगा प्लेटो के अनुसार जो उसके इतने गुण होंगे, उनके शिक्षा के क्षेत्र में इतना पढ़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सब बातें शासन व्यवस्था में बनाई, तब जाके वो दार्शनिक राजा बन सकता है। तो उनके गुण देंगे, एक राजा के भी गुण देंगे, तो वो भी कार्य करता था, जनता के ऊपर शासन करता था राजा। तो ऐसे ही कलाकार भी क्या करेगा, उनके रुचि और गुण होगा तो वो अच्छे से वो गा पाएगा या डांस कर पाएगा या पेंटिंग कर पाएगा। जो भी उसमें कलाकार हो तो वो उसमें गुण और रुचि होनी चाहिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी यही बात दोहराई कि राजा में साम दाम दंड भेद चारों बातें होनी चाहिए, तब जाके वो शासन अच्छे से संभाल सकता है। ऐसे ही कलाकार में भी ये सारे गुण होने चाहिए, वो सारी क्रियाकलाप सीखी हुई होनी चाहिए, तब जाके वो अच्छे से कला अपनी दिखा पाएगा। मैकियावेली ने भी द प्रिंस में शासन की कला का विस्तार से विचार किया है और प्रशासकों के लिए आवश्यक विशेष गुणों पर प्रकाश डाला। मैकियावेली ने द प्रिंस में राजा के बारे में कहा था कि एक राजा ऐसा होना चाहिए कि वो लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह साहसी होना चाहिए, तो वो राजा कहलाएगा, नहीं तो वो शासन व्यवस्था अच्छी नहीं संभाल पाएगा। वो बार बार जनता के सामने वेश बदल कर गुप्तचर बनकर उनको जनता के सामने जाना पड़ेगा। वो कोई ललकारे युद्ध के लिए तो राजा को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये सब बातें होगी, ये द प्रिंस में मैकियावेली ने कहा ये सब बातें होगी तो राजा अच्छे से शासन कर पाएगा। और कलाकार भी वो ऐसे ही, कलाकार में भी वो सारे गुण रुचि होनी चाहिए। एक गायक कलाकार, उनको गाना तो है, संगीत में गाना है उनको, और उनको कहे कि तुम डांस करेगा या तो दूसरा कार्य करे, तो वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उनको न तो उनकी रुचि है न उसमें गाने की कला है। तो ये है कि जो उनके गुण है कि वो किस क्षेत्र में कला में जाना चाहते हैं, पेंटिंग बनाना, गाना, डांस करना, हर कोई हुनर, हाथ का हुनर कोई भी होना चाहिए, तो वो गुण कहलाता है। तो इसी तरीके से एक कलाकार में सारे गुण हो गए, रुचि होगी, तभी वो कलाकार ज़्यादा बड़ा होगा और दिनों दिन उन्नति करेगा। वैसे ही लोक प्रशासन में भी जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ये सारे रुचि और गुण हो गए, तभी वो कार्य अच्छे से कर पाएगा। चौथा है विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया की दृष्टि से भी लोक प्रशासन एक कला है। जैसे कि अन्य कलाओं का क्रमिक विकास होता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन का भी धीरे धीरे विकास हुआ है और अभी भी हो रहा है। यानी एक कलाकार कभी भी शुरू में आते ही वो इतना बड़ा कलाकार नहीं बनेगा, वो धीरे धीरे जैसे मेहनत करेगा वैसे वैसे अच्छा कलाकार बनता जाएगा और एकदम पूरे विश्व का बड़ा कलाकार कहलाएगा। वो शुरू में गाने लगा और शुरू में इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि वो धीरे धीरे विकास होगा। ऐसे ही लोक प्रशासन के अधिकार भी, उनका भी विकास, वो कार्य उनका दिखेगा लोगों के सामने कि कैसा कलेक्टर है, वो उनके कार्य देखेगा। 1 साल 2 साल 3 साल जैसे जैसे उनके कार्य अच्छे होने लगे, तब जाके उनका विकास होने लगेगा। सब कहेंगे अरे क्या कलेक्टर है या क्या प्रशासनिक अधिकारी है या कितना अच्छा कार्य कर रहा है। तो इसलिए ये विकास की प्रक्रिया है। अचानक कोई भी बात या अचानक कोई भी कलाकार नहीं बन सकता और अचानक कोई भी अधिकारी नहीं बन सकते, वो उनका विकास होगा। 5वां है परिवर्तनशीलता। जिस प्रकार अन्य कलाएं और उसकी प्रक्रिया अथवा पद्धतियाँ परिवर्तनशील है, उनमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, उसी प्रकार
लोक प्रशासन की प्रक्रिया भी समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अतः लोक प्रशासन एक कला है। कहने का मतलब परिवर्तनशील का ये कहा गया है कि जो एक कलाकार है, लोक प्रशासन और कलाकार दोनों को एक ही माना है विचारकों ने। इसके बारे में हम परिवर्तनशीलता का पढ़ रहे हैं। तो परिवर्तनशील है कि जैसे कलाकार परिवर्तनशील होता रहता है, जैसे पहले वो माइक में गाता था, पहले ऐसे ही गाया वो और किसी में स्टेज पे, फिर धीरे धीरे वो माइक में गाने लगा, कुछ लोगों के सामने गाने लगा, फिर ज़्यादा भीड़ में, फिर बड़े शो में गाने लगा। ऐसे कर कर के वो परिवर्तनशील और इलेक्ट्रॉनिक, अब तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ गए तो हर क्षेत्र में वो यूज करेगा अलग अलग। पहले माइक और अब तो म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब तकनीकी के नए नए आ गए इलेक्ट्रॉनिक। तो वो परिवर्तनशील पहले की तरह वो वहीं के वहीं नहीं बैठेगा, वो आगे चलकर वो नए नए परिवर्तनशील होता रहेगा। वैसे ही लोक प्रशासन के अधिकारी वो भी, पहले लोग हाथों से कार्य करते थे, मजदूर करते थे, अब वही कार्य आज मशीनें बड़ी बड़ी करने लग गई। पुल वगैरह बने, हॉस्पिटल बने, कोई भी बने तो बड़ी बड़ी मशीनें उसका कार्य कर सकती है। तो लोक कला की तरह जैसे कलाकार एक परिवर्तनशील नए नए जो भी साधन है वो यूज़ करता है, वैसे ही लोक प्रशासन भी वो जैसे प्राचीन में, कालांतर में, वर्तमान में बदलता जाएगा, वो परिवर्तनशील होता जाएगा, नए नए अनुभवी लेगा, नए नए तकनीकी का जो आविष्कार किया है उनका यूज़ करेगा। ऐसे कर करके ये कार्य करेंगे। तो कहने का मतलब लोक प्रशासन एक कला है, क्योंकि कलाकार भी ऐसे करता है और लोक प्रशासन अधिकारी भी ऐसे ही करते हैं। इस प्रकार से कुछ लोग इनको लोक प्रशासन का कला के रूप में मानते हैं। अब कुछ विद्वान इसको लोक प्रशासन को एक विज्ञान मानते हैं, यानी वो कला मानते ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं, लोक प्रशासन एक विज्ञान है। तो अलग अलग विचारकों ने ये बात कही है। तो ये हम पढ़ेंगे कि अब कैसे ये मानते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान के रूप में, कि भले ही लोक प्रशासन के विकास की परिवर्तन या वर्तमान स्थिति में लोक प्रशासन को विज्ञान न माना जा सके, फिर भी कालांतर में ये विज्ञान का रूप ले लेगा। लोक प्रशासन का वर्तमान अध्ययन हमारे सामने लोक प्रशासन के बारे में सुसंबद्ध विचारों का एक ढांचा मात्र प्रस्तुत करता है। ये ढांचा और अधिक अध्ययन तथा विश्लेषण का आधार बन सकता है, तथा जब यह अध्ययन और विश्लेषण पर्याप्त सीमा तक पहुंच जाएगा तो लोक प्रशासन भी अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति एक विज्ञान के रूप में सुव्यवस्थित हो जाएगा। इसमें उर्विक जो विचारक है, उर्विक ने कहा है कि इनके विचारों का समर्थन किया। वे कहते हैं कि लोक प्रशासन का विद्यार्थी एक ऐसे क्षेत्र में काम करता है जिसमें अभी तक अनेक अज्ञात तत्व हैं तथा इसका अधिकांश क्षेत्र अभी तक अनखोजा पड़ा है। अतः वह चिंतन की एक मोटी रूपरेखा प्रस्तुत करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकता। वह विचारों और सिद्धांतों को ऐसे व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर सकता है जिससे दूसरे लोगों को अपने अनुभव के प्रकाश में विश्लेषण करने में सहायता मिल सके। ये सिद्धांत आधा दर्जन ऐसे लेखकों की रचनाओं से है जिन्होंने अपने विचारों को कभी सुसंबद्ध रूप देने की चेष्टा नहीं की। उन्हें सुसंबद्ध और तर्कसंगत रूप में प्रस्तुत किया जाना है। इस बात का सबक प्रमाण है कि सामाजिक समुदाय के संचालन में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उनमें एक सामान्य तत्व निहित है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रशासन एक सही विज्ञान है। यानी उर्विक कह रहे कि एक अनुभवी प्रशिक्षण जो करेगा और अनुभव का प्रकाश डालेगा तो वो ऑटोमेटिक विज्ञान की तरह, विज्ञान में भी जो खोज
जैसे कोई खोज करता है तो उसमें डूब जाता है और वो खोज करके ही निकलता है, फिर बाद में वो आविष्कार करता है कि इन्होंने ही किया। तो ऐसे ही लोक प्रशासन में भी यही है कि वो अनखोज, जो खोज की ही नहीं है, वो खोज करने के लिए आगे बढ़ जाता है और ऐसे ऐसे कार्य करने लग जाता है जो हकीकत में ये कार्य लोगों ने किए हैं, उनके दिमाग ने किया है इतना। जैसे वैज्ञानिकों ने ये क्या कहते हैं, वैज्ञानिकों ने कोई खोज की, ऐसे ही एक लोक प्रशासन को भी इस दौर से गुजरना पड़ता है। इसलिए लोक प्रशासन एक विज्ञान है। दूसरा है, लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में एक विज्ञान ही है। दूसरे ऐसे विचारक भी हैं जो ये मानते हैं कि लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में एक विज्ञान ही है। ये एक ऐसा विज्ञान है जैसे अन्य सामाजिक विज्ञान, अर्थात इसके अध्ययन के लिए लगभग सुनिश्चित क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है तथा भारी संख्या में ऐसे तथ्यों का संग्रह कर लिया गया है जिन पर वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा है। यानी कई विचारकों ने कहा है कि लोक प्रशासन एक विज्ञान ही है। कैसे कि वो भी तथ्यों आंकड़ों का संग्रह करके फिर निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे पोस्ट कॉब्र कल हमने पढ़ा था, उसमें योजना बनाना, निर्देशन करना, संगठन बनाना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, फिर बजट बनाना, ये एक विज्ञान की तरह वो भी पहले सोचते हैं, फिर जाके देखते हैं कि इतने खर्च में ये चीज़ें बन सकती है। इसी प्रकार से ये भारी संख्या में लोक प्रशासन के अधिकारी भी यही काम करते हैं कि तथ्यों आंकड़ों का संग्रह करके फिर निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो यथार्थवादी हो जाता है। आगमनात्मक पद्धति, जो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा वो कार्य करते हैं, लिखित रूप से सिद्धांतों को लिया जाता है। तो हर विज्ञान में भी वो भी तथ्य आंकड़े लिए जाते हैं और निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसलिए लोक प्रशासन एक विज्ञान के रूप में माना जाता है। तीसरा लास्ट है, लोक प्रशासन में काफ़ी यथार्थता, निश्चितता है। ऐसे विचारक भी हैं जो लोक प्रशासन के बारे में काफ़ी यथार्थता और निश्चितता का दावा करते हैं। उनका विचार है कि लोक प्रशासन में निष्कर्ष भले ही प्रशासन को ये न बता सके कि उससे क्या निर्णय लेना चाहिए, परंतु उन्होंने इतनी सुनिश्चितता अवश्य प्राप्त कर ली है कि वे उसे गलत मार्ग अपनाने में सावधान करते हैं। चार्ल्स ए बियर्स इसी विचार के समर्थक हैं। प्रोफेसर बियर मानते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में ऐसे नियमों, स्वयंसिद्ध सूत्रों का विकास हो गया है जिसके बारे में अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे व्यवहारिक प्रयोग में लाए जा सकते हैं तथा उसके सारे पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट में लोक प्रशासन काफ़ी यथार्थवाद या निश्चितता है। यथार्थवाद यानी हकीकत है। लोक प्रशासन जैसे विज्ञान में ये यथार्थ यानी हकीकत में वास्तविक कहा जाता है और निश्चित लिया जाता है कि भविष्य में ऐसा होगा। जैसे जो ये बताते हैं ना, ये बारिश के बारे में आकाशवाणी होती है, क्या कहते हैं कि पहले से पता चल जाता है कि ये सुनामी आने वाली है या फिर चक्रवात आने वाले, ये वैज्ञानिक विधि द्वारा उनके मीटर के द्वारा बताया जाता है। तो ये सब निश्चित कर देते कि यहाँ ज़्यादा बारिश आने वाली है, यहाँ कम आने वाली है, यहाँ ज़्यादा तूफान आने वाला। तो ऐसे ही जैसे वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे सोचते हैं, वैसे ही लोक प्रशासन में भी यही बातें लागू होती है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यथार्थ, वो वास्तविकता को सोचेगा। वो कहेगा कि ये कार्य करेगा तो लोग खुश हो गए और लोगों का इतना विकास होगा। और निश्चितता, कम से कम जब वो निश्चित हो जाता है कि ये कार्य वास्तव में करेंगे तो लोग को इतना फायदा होगा, तो वो भी भविष्यवाणी एक विज्ञान की तरह भविष्यवाणी कर सकते। इस प्रकार से लोगों ने लोक प्रशासन को अलग अलग रूप में देखा। यही है लोक प्रशासन का स्वरूप। किसी ने इनको
लोक प्रशासन का कला के रूप में देखा और किसी ने लोक प्रशासन को एक विज्ञान के रूप में देखा। तो निष्कर्ष रूप में हम पहुंचते हैं कि लोक प्रशासन को विज्ञान मानना उचित है, परंतु उससे भौतिक विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसमें भौतिक विज्ञान के समान पूर्णता नहीं पाई जा सकती। चार्ल्स ए बियर्ड ने लोक प्रशासन की वैज्ञानिकता का प्रतिपादन करते हुए कहा है, यदि विज्ञान से तात्पर्य ऐसे विचार प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत प्रत्येक विशिष्टता की कोई गणितीय प्रक्रिया निहित की जा सके और सभी विशिष्टताओं और प्रक्रिया को अवलोकन समीकरण के रूप में समुचित ढंग से दर्शाया जा सके, तब तो प्रशासन विज्ञान नहीं है। इस अर्थ में तो केवल खगोल भौतिक को ही विज्ञान की संज्ञा प्रदान की जाती है। यानी ये चार्ल्स बियर्ड ने कहा है कि इसको पूरी तरीके से विज्ञान नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक भौतिक विज्ञान है वो उस श्रेणी में नहीं आता। भौतिक तो पूरा सही माना जाता है। तो कुछ गणितीय आंकड़ों का कह सकते हैं कि विज्ञान माना जा सकता है, कि जैसे वो बजट बनाए तो आंकड़ा ले सकता है कि इतने बजट में ये कार्य होगा, तो प्रशासन ऐसे कर सकता है। तो कुछ विज्ञान की बातें आ सकती है, लेकिन पूरी तरीके से न तो कला मान सकते हैं और न ही पूरी तरीके से विज्ञान मान सकते हैं। दूसरी ओर यदि विज्ञान शब्द का प्रयोग उस यथार्थ ज्ञान भंडार के लिए किया गया हो तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किया गया है, अथवा उन नियमों के समूह के लिए किया गया हो तो अनुभव से प्राप्त किए गए हो तथा उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती हो, तो निश्चित ही लोक प्रशासन उतना ही विज्ञान है जितना कि अर्थशास्त्र तथा मनोविज्ञान और जीव विज्ञान, जो कि इतिहास और राजनीति की तुलना में अधिक विज्ञान है। कहने का मतलब कि भविष्यवाणी अगर निश्चित करे, कोई भी अगर लोक प्रशासन ही भविष्यवाणी करे और वो फैक्ट वो निश्चित रूप से वो सही निकले, तो समझो कि वो विज्ञान है। लेकिन वो कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो समझो वो विज्ञान नहीं है। तो कहना का मतलब हम दोनों पढ़ चुके हैं, लोक प्रशासन का एक कला के रूप में, लोक प्रशासन एक विज्ञान के रूप में। तो दोनों को पढ़ते हुए हमें ये पता चला कि लोक प्रशासन एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, क्योंकि कुछ बातें इनकी कला की भी है, सर्वमान्य सिद्धांत, अभ्यास की आवश्यकता, विशेष रुचि और गुण, विकास की प्रक्रिया, परिवर्तनशीलता, ये सब कला है। तो कुछ बातें इसकी कला की है, कुछ विज्ञान की भी ले लेते हैं, जैसे कि वर्तमान का स्वरूप, यथार्थवाद, निश्चितता, काम करने का भविष्यवाणी, कुछ भविष्यवाणी सही भी निकल सकती है। तो इतनी बातों को देखते हुए लोक प्रशासन के स्वरूप में निष्कर्ष में ये पहुँचे कि लोक प्रशासन कला भी है और विज्ञान भी है। अंत में निष्कर्ष ये निकला कि न तो वो पूरी तरीके से विज्ञान है, न ही लोक प्रशासन पूरी तरीके से कला है। लास्ट में निष्कर्ष होगा कि लोक प्रशासन कला भी है और थोड़ा रूप उनका विज्ञान का भी है। ठीक है बच्चों, बाय।